गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो का। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं पहले बता दें। बहुत कुछ चीज़ें इस चैप्टर से रिड्यूस किया गया है, हालांकि वो तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस किया है इसलिए। तो जो जो मेन टॉपिक जो आएगा यहाँ पे वो मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है हम लोग का बॉडी में, इसीलिए चैप्टर का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, उसका ब्लड का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट कैसे काम करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बॉडी के अंदर कौन सा फ्लूइड्स रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग लिखेंगे फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी में कौन सा फ्लूइड्स रहता है। देखो, हम लोग का बॉडी में 3 तरीके का फ्लूइड रहता है, 3 तरीके का। सबसे पहला वाला जो फ्लूइड है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड, वो है ब्लड। ठीक है, इसके बाद जो फ्लूइड है उसका कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। और थर्ड वाला फ्लूइड है लिम्फ, थर्ड वाला फ्लूइड है लिम्फ। इस फ्लूइड का मेन काम क्या है? फ्लूइड का मेन काम है कि ट्रांसपोर्ट करना। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह, जो भी प्रोटीन्स वगैरह, जो भी हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है वहाँ से, वही ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी का, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से दूसरे सेल तक। तो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये सब फ्लूइड्स। या फिर हम लोग कहते हैं जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं बाहर से, जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है, करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है हर एक सेल में, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो इसलिए इसको मेन काम क्या है इस फ्लूइड्स का कि ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, खाना ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इन तीनों को कहा जाता है इसलिए सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ये फ्लूइड, ये ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ, तीनों को एक साथ कहा जाता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसलिए इन तीनों को कहा जाएगा सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, आया समझ में? आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, ब्लड क्या है? ब्लड जनरली क्या होता है? रेड कलर का होता है, खून है ना। ब्लड मतलब खून है जो रेड कलर का होता है। ठीक है, ये ब्लड कहाँ पे रहेगा? हम लोग का बॉडी के हर एक हिस्से में रहता है, हार्ट में रहता है, ब्लड वेसल में रहता है मेनली, और वहाँ से टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाता है, मतलब टोटल बॉडी में फैल जाता है। तो बेसिकली ये ब्लड रहता कहाँ है? हार्ट में रहता है, और कहाँ रहता है? देखो, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल तीनों तरीके का होता है। ये हम लोग नेक्स्ट जब हार्ट पढ़ाएंगे तब ये ब्लड वेसल्स क्या है वो सब पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लो कि ब्लड रहता कहाँ पे? हार्ट में रहता है और ब्लड वेसल्स में रहता है। ब्लड वेसल्स तीनों तरह का ब्लड वेसल्स होता है। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स, तीसरा होता है कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा, सब सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब आते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड मतलब दो टिश्यू के बीच में रहता है, दो सेल के बीच में रहता है। मतलब हम लोग का बॉडी में तो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, बहुत सारा सेल है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो दो सेल का बीच में जो स्पेस रहता है, जो गैप रहता है, उसमें एक फ्लूइड रहता है, ताकि दो सेल आपस में उसका मतलब रबिंग ना हो, इसीलिए बीच में फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो ये टिश्यू फ्लूइड रहता का है बिटवीन द सेल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जो स्पेस रहता है उसमें, बिटवीन सेल्स इन दी ऑर्गन्स। ऑर्गन क्या किससे बनता है? टिश्यू से बनता है। टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है। तो ऑर्गन में जो सेल्स वगैरह रहता है उनके बीच में रहता है ये टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जो स्पेस रहता है उस स्पेस में रहता है ये टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब आता है लिम्फ। लिम्फ के बारे में देखो, लिम्फ क्या है? लिम्फ भी एक वेसल की तरह है, लिम्फ वेसल में रहता है। जैसे हम लोग ब्लड पढ़े ना, ब्लड वेसल में रहता है, वैसे लिम्फ भी एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो लिम्फ वेसल में रहता है एंड लिम्फेटिक ऑर्गन में रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ रहता है ये? लिम्फ वेसल्स। ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हार्ट पढ़ाएंगे तब। हार्ट का एक स्पेशल टॉपिक है तुम लोगों का, हार्ट कैसे काम करता है। अगर वो सिलेबस में रहेगा तो उसमें ये सब डिस्कशन आएगा।
कि आर्टरी क्या है, वेन क्या है, लिम्फ वेसल क्या है, ठीक है। अच्छा, तो लिम्फ रहता कहाँ है? लिम्फ वेसल में रहता है एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स में रहता है। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है? दो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हम लोगों को रहता है, एक आता है स्प्लीन, एक आता है टॉन्सिल्स। स्प्लीन ये ऑर्गन है और टॉन्सिल्स, ठीक है। स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स ये दो तरीके का लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे रहता है लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन के ऑर्गन में रहता है, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, अब देखो तुम लोग का बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखना क्या है, एक हार्ट है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट नल के तरह कुछ रेड और ब्लू येलो करके दिखाया गया है जो हार्ट से निकला हुआ है, ठीक है। हार्ट के ऊपर लंग्स है। अपना बुक ओपन करो, पेज नंबर 91 में देखो ये दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है, देखो लंग्स का काम, मेन काम क्या होता है? लंग्स का मेन काम होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है। प्यूरिफाई करके हार्ट में भेज देता है। हार्ट क्या काम करता है? जो प्यूरिफाई ब्लड उसको मिला है लंग्स से, वो बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन में वो फैला देता है, ठीक है। और बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन में जो इम्प्योर ब्लड है उसको खींच के वापस लंग्स में भेज देता है। लंग्स क्या करेगा? उस इम्प्योर ब्लड को फिर से प्यूरिफाई करेगा, करके उसको फिर हार्ट में भेज देगा। हार्ट क्या करेगा? वो एक ही काम करेगा, वो प्योर ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ये काम होता है, समझ में आ रहा है? तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस काम के लिए दो हम लोगों को चीज पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा आर्टरीज, दूसरा पढ़ना होगा वेन्स, ठीक है। दो अभी भी पढ़ा है ना, ब्लड वेसल के अंदर तीनों तरीके का ब्लड वेसल होता है, आर्टरी होता है, वेन्स होता है और कैपिलरी होता है, ठीक है। कैपिलरी हम आर्टरी वेन के बाद में पढ़ा रहे हैं। कैपिलरी क्या है? आर्टरी का मेन काम क्या है? आर्टरी का मेन काम है जो प्योर ब्लड है उस प्योर ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देना। मतलब हार्ट से जो प्योर ब्लड डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है वो आर्टरी के माध्यम से पहुंचता है। प्योर ब्लड मतलब क्या? जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा, इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, या ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। अच्छा, वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है उल्टा। वेन्स क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है उसको खींच के लंग्स तक पहुंचा देता है प्योर होने के लिए, ताकि वो फिर से लंग से हार्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब वेन्स क्या करता है? इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो काम है आर्टरी और वेन का। कैपिलरी का काम क्या है? तो कैपिलरी क्या होता है कि आर्टरी और वेन कहीं ना कहीं जाके दोनों आपस में मिल जाता है, मतलब एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है। वो जो जुड़ा हुआ है ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहा जाता है कैपिलरी। मतलब आर्टरी से प्योर ब्लड और वेन से इम्प्योर ब्लड कहीं पे जाके ऐसे करके ज्वाइन हो जाता है दोनों, आर्टरी और वेन। मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। जो भी इम्प्योर ब्लड रहेगा वो सब प्योर ब्लड उसको खींच के फिर वापस लंग्स में भेज देगा। तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां पे आर्टरी और वेन आपस में क्या होता है? मिक्सअप हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है कहीं पे जाके सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहा जाता है कैपिलरीज, ठीक है। आया समझ में? तो ये बेसिक चीज है जो कि इस डायग्राम में समझाया गया है, ठीक है। ये तुम्हारा है डायग्राम, जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है वो है बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड लिम्फ सर्कुलेशन, कैसे ब्लड और लिम्फ सर्कुलेट करता है, जो हम तुमको अभी भी बताए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला हम लोग जो पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी का फंक्शन, वेन का फंक्शन, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। देखो तीन हम लोग चीज पढ़ेंगे। पहला वाला प्रॉपर्टी के अंदर ब्लड जो पढ़ेंगे वो है नेवर स्टेशनरी। कभी ब्लड रुका हुआ नहीं रहेगा एक जगह, नेवर स्टेशनरी, ठीक है। ब्लड कभी एक जगह स्टेशनरी होकर नहीं रहेगा, कभी रुका हुआ नहीं रहेगा, हमेशा फ्लो करता है। मतलब हार्ट का हम जो काम बताए, प्योर ब्लड को फैला देना, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स में पहुंचाना, फिर उसको प्यूरिफाई करना, ये चलता रहेगा 24/7 ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ब्लड हमेशा फ्लो करेगा, मतलब हमेशा मोशन में रहेगा, हार्ट से लेकर डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचेगा थ्रू आर्टरी, ठीक है। और फिर से वेन की मदद से डिफरेंट ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो फिर से आके लंग्स में आके हार्ट में आएगा,
ठीक है, तो वो कभी रुका हुआ नहीं रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है ब्लड का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कलर। रंग क्या होता है? हमें सबको पता है ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है? ब्राइट रेड, बहुत ही ब्राइट रेड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्राइट रेड कब होता है? जब उसको आर्टरी से लिया जाएगा। और डार्क रेड कब होगा? जब उसको वेन से लिया जाएगा। ये इसको समझना है। ब्लड का अगर हम कलर पूछे तो ब्लड का कलर हमेशा रेड होता है, ये पता है। लेकिन ब्राइट रेड भी होता है, ब्राइट रेड भी होगा और डार्क रेड भी होगा। कब होगा? अगर ब्लड को आर्टरी से लिया जाएगा, सुई घुसा के आर्टरी से लिया जाएगा, तो वो ब्राइट रेड होगा। क्योंकि आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन है, जो प्योर ब्लड है। और डार्क रेड कब होगा? जब उसको वेन से लिया जाएगा। वेन में क्या है? इम्प्योर ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वेन से जब लिया जाएगा वो तब डार्क रेड होगा। समझ में आ रहा है? चाहे तुम आर्टरी से लो, चाहे तुम वेन से लो, कलर तुम्हें रेड ही मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। और ये क्या है? एक थिक फ्लूइड है। थिक ब्लड क्या है? एक थिक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया ब्लड का। तीसरा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ब्लड का जो तीसरा प्रॉपर्टी ब्लड का है वॉल्यूम। देखो, हम लोगों का बॉडी में, हम लोग ह्यूमन का बात कर रहे हैं, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में मिनिमम वॉल्यूम के हिसाब से 5 to 6, मतलब 5 to 6 लीटर ब्लड रहता है बाई वॉल्यूम। किसी भी ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी, बच्चों का हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में मिनिमम 5 से लेकर 6 लीटर खून होता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, 5 से लेकर 6 लीटर खून एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होता है बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद आता है टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है ब्लड का? ठीक है, सॉल्टिस, मतलब नमकीन होता है, सॉल्टिस। ऐसा लगेगा कि शायद सॉल्ट है इसमें। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ब्लड का तो मेन काम क्या बताया? ब्लड का मेन काम बताए कि वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स वगैरह हम लोगों को मिलता है खाने से, उसी को ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को, टिश्यूज को, वो ऑक्सीजन भी पहुंचा देता है। तो ये जो मिनरल्स कैरी करता है ना, इसी की वजह से ब्लड का जो टेस्ट है वो सॉल्टिस रहता है। देखो, तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, परहैप्स वी हैव ऑल टेस्टेड आवर ब्लड एज इन द केस व्हेन देयर इज एन cut in the tongue or bleeding from the gums. It tastes saltish. The blood is slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.45. ठीक है, मतलब इसका pH का जो वैल्यू है, pH तो पता है, ठीक है, pH का वैल्यू पढ़ना होगा। इसका pH का जो रेंज होगा वो 7.3 से लेकर 7.45 तक होगा। pH 7 अगर है तो वो न्यूट्रल है। तो देखो, 7 से थोड़ा सा ही ऊपर है, मतलब इसको हम स्लाइटली एल्कालाइन भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है pH से अगर 7 से ऊपर जाएगा तो वो बेसिक होता है, एल्कालाइन होता है। 7 से नीचे आता है तो वो एसिडिक होता है, ये पता है हम लोगों को। ठीक है, तो ब्लड का जो pH है वो 7.3 से देखो 7.45 तक होता है, इस रेंज में ही रहता है लगभग। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कालाइन भी होता है, स्लाइटली एल्कालाइन भी होता है। ठीक है, स्लाइटली एल्कालाइन। समझ में आ रहा है? हम लोग को हर किसी ने कि ब्लड को हम लोग टेस्ट की है। कब टेस्ट करते हैं? जब मुंह के अंदर कोई छिल जाता है या कुछ कट्स वगैरह हो जाता है किसी कारण की वजह से, तब खून निकालने लगता है। ठीक है, तब हम लोग क्या, ब्लड को हर कोई टेस्ट किए हुए है, ना चाहते हुए भी किए हुए है ना? अच्छा, तो ये हो गया ब्लड का प्रॉपर्टी, ये हो गया ब्लड का प्रॉपर्टी। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो पढ़ेंगे, जो कि है फंक्शन। ब्लड का काम क्या होता है? फंक्शन, ये क्या काम करता है? देखो, अगर मेन फंक्शन का बात करें कि ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी को दो कैटेगरी हम इसको बांट सकते हैं। अगर फंक्शन का बात करें ब्लड का, तो इसका दो कैटेगरी में हम फंक्शन को डिस्कशन कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा आता है प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है ब्लड? काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है और हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब प्रोटेक्शन। ये दो काम मेन है, ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? ट्रांसपोर्ट जैसे हम बोले अभी कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम लोग को मिलता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
जो खाने का जो मेन कंपोनेंट है, जो हम लोग को बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, वही ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन कैसे करता है? प्रोटेक्शन मतलब जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उनमें से तुम देखोगे एक पार्ट आता है ब्लड का WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये ब्लड का ये हिस्सा प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। मतलब बाहर से अगर कोई तुम्हारा बैक्टीरिया या एंटीजेंस या फिर अगर कोई फंगस, ये सब हमला करता है बॉडी के ऊपर, तो यही क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड का ये हिस्सा। तो ये बाद में है देखना WBC कैसे काम करता है। तो मेन चीज ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड किस किस चीज से बना है? ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। देखो, ब्लड बेसिकली दो मेन चीजों से बनता है। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स, जिसको फर्दर भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, और भी इसमें प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है इसका कंपोजिशन बोलेंगे, सेलुलर एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या ये भी बोलेंगे। तो ब्लड बेसिकली दो चीज़ों से बनता है, इसका दो हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, एक है प्लाज्मा, दूसरा है सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक फ्लूइड का तरह होता है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड है वैसे प्लाज्मा भी एक फ्लूइड पार्ट होता है। प्लाज्मा कितना रहता है ब्लड में? लगभग 55 से लेकर 60% तक, लगभग 55 से लेकर 60% तक रहता है ब्लड में प्लाज्मा। ठीक है। सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या रहता है? सेलुलर एलिमेंट्स में सेल्स रहता है, इसलिए नाम सेलुलर है। कैसा, कौन सा सेल रहेगा? रेड ब्लड सेल रहेगा, व्हाइट ब्लड सेल रहेगा, प्लेटलेट रहेगा, तीनों तरीके का सेल इसमें रहता है। इस सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या रहता है? रेड ब्लड सेल जिसका पूरा नाम है RBC। ठीक है, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल जिसका शॉर्ट फॉर्म है WBC, और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों चीजों से बनता है सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेलुलर एलिमेंट्स लगभग कितना रहता है? लगभग रहता है ब्लड में 40 से लेकर 45% तक। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, प्लाज्मा पहले बोल लेते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हम लोग क्या बोले, ये एक फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, 55 से लेकर 60% तक प्लाज्मा ब्लड में रहता है। ठीक है, अब प्लाज्मा, इसका मेन कलर क्या होता है? प्लाज्मा मेन होता है लाइट येलो कलर। इसका जो कलर है ये लाइट येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड ही है, थोड़ा सा एल्कालाइन है। ठीक है, और लाइट येलो कलर होता है। इसके अंदर अगर कॉम्पोजिशन का बात करें प्लाज्मा के अंदर, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें पानी रहता है, ठीक है, प्रोटीन्स रहता है, कुछ सॉल्ट्स रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है, और अदर सब्सटेंसेस रहता है। ये छोड़ के कुछ सब्सटेंसेस रहता है। पानी का अगर बात किया जाए तो पानी सबसे ज़्यादा रहता है प्लाज्मा के अंदर, लगभग 90 से लेकर 92% तक। ठीक है, प्रोटीन्स कितना रहता है? लगभग 7 से लेकर 8% तक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है, और जो अदर सब्सटेंसेस है ये बहुत ही कम रहता है। इसको कहा जाता है ट्रेसेस मतलब क्या? बहुत ही कम रहता है, अलग से कोई परसेंटेज का हिसाब नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। ठीक है। अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है प्लाज्मा के अंदर, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहता है, ये किस तरह का सॉल्ट होता है? मोस्टली होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड ही होता है, जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं, है ना, वही मैक्सिमम होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, सोडियम क्लोराइड रहता है। या फिर कभी कभार सोडियम बाइकार्बोनेट भी रह सकता है इसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी रह सकता है, मतलब सोडियम क्लोराइड भी रहेगा और कभी कभार सोडियम बाइकार्बोनेट भी रह सकता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट में। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो अदर सब्सटेंस क्या क्या रह सकता है? कौन सा सब्सटेंस अदर सब्सटेंस हो सकता है जो प्लाज्मा के अंदर रहता है? अदर सब्सटेंस के अंदर बहुत कुछ चीज़ हो सकता है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, उसको हॉर्मोन्स हो सकता है, यूरिया हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, सब इसके अंदर रहता है अदर सब्सटेंस के अंदर। आया समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं सेलुलर एलिमेंट्स का। देखो, सेलुलर एलिमेंट्स में हम लोग क्या बोले कि पहला जो रहेगा वो होगा तुम्हारा क्या? RBC, रेड ब्लड सेल, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट।
ठीक है। इस रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। आया समझ में? ठीक है। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये क्या है। डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी हम तुमको बताए थोड़ा देर पहले कि ये मेनली प्रोटेक्ट करता है, ब्लड का यही हिस्सा हम लोग को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल कोई थ्रेट से, ठीक है। अच्छा, तो पहला आते हैं हम लोग रेड ब्लड सेल आरबीसी में, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अच्छा, इसको ऑक्सीजन कैरियर भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, आरबीसी, इसको ऑक्सीजन कैरियर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है? रेड होता है, क्योंकि आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल है, मतलब इसका कलर रेड होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीजन कैरियर है। और इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग का बुक में देखो आरबीसी के बारे में लिखा हुआ है, पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, दीज आर माइन्यूट बायोकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एंड राउंडेड एट द पेरिफेरी। मतलब डिस्क की तरह होता है, जैसे डिस्क होता है, सीडी वगैरह जैसे शेप होता है ना, राउंड तरीके का शेप होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है? थिक होता है, और जितना आजू बाजू में चला जाओगे वो राउंडेड होता है। तो कुछ उस तरह का होता है आरबीसी का शेप। देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है आरबीसी का शेप, एकदम पहले देखो दिया हुआ है आरबीसी का शेप, उसके नीचे डब्ल्यूबीसी है, उसके नीचे ब्लड प्लेटलेट है, तो वहां से तुम लोग शेप देख पाओगे कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, ठीक है। ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब माइक्रोस्कोप से जब देखा जाएगा तब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इस तरह का दिखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है दीज आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 7 माइक्रॉन इन डायमीटर, मतलब इसका जो साइज है बहुत ही छोटा होता है, 7 माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है आरबीसी में, द स्मॉल साइज प्लस द कॉन्केविटीज ऑन ईदर साइड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया व्हिच मेक्स देम वेरी एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। मतलब इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन कैरियर कहा जाता है आरबीसी को, ठीक है। द स्मॉल साइज एनेबल्स द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रेवल थ्रू वेरी फाइन कैपिलरीज इन द बॉडी वेयर दे हैव टू ट्रैवल इन अ सिंगल फाइल। मतलब इसका साइज इतना छोटा है, इसके वजह से ये कैपिलरी के अंदर, आर्टरी के अंदर बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। उसके बाद देखो लिखा हुआ है एन एडल्ट ह्यूमन मेल हैज अबाउट 5 मिलियन आरबीसीज पर cubic millimeter of blood and an adult female has slightly less about 4.5 million। अगर मेल का बात करेंगे एडल्ट मेल में तो लगभग 5 मिलियन आरबीसी रहता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और वहीं अगर फीमेल का बात करें थोड़ा सा कम होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। समझ में आया आरबीसी के बारे में? अच्छा, इसके बाद देखो लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्पेलिंग ठीक से देखना, HAEMOGLOBIN। ये हीमोग्लोबिन क्या है? देखो, हीमोग्लोबिन एक केमिकल एलिमेंट होता है, ठीक है, एक केमिकल कॉन्स्टेंट होता है आरबीसी का, मतलब आरबीसी के अंदर ही रहता है, आरबीसी के अंदर ही ये हीमोग्लोबिन रहता है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है आरबीसी का, ठीक है। इसी के वजह से जो ब्लड है रेड कलर का होता है, इस हीमोग्लोबिन के वजह से, ठीक है। देखो बुक में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन इज द इफेक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसीज। द रेड ब्लड सेल्स हैव अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी और स्ट्रोमा व्हिच कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को इस तरीके से लिखा जाता है HB, मतलब हीमोग्लोबिन। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या ब्लड रेड कलर का नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड में क्या ऑक्सीजन ब्लड कैरी नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो आरबीसी हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो आरबीसी नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन कैरी, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है द हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पार्ट हेमीन एंड अ प्रोटीन ग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन को अगर हम इसका नाम का थोड़ा सा ठीक से तरीके से देखें तो ये जो बना है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्या रहता है, एक आयरन कंटेनिंग पार्ट रहता है, मतलब आयरन रहता है बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर। इस आयरन का नाम क्या है? हेमीन,
HAEMIN, ठीक है। और क्या रहता है, प्रोटीन रहता है जिसका नाम है ग्लोबिन, और हिमिन और ग्लोबिन दोनों मिला के नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है, आयरन रहता है और प्रोटीन रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है देखो, इट हैज द एबिलिटी टू कॉम्बाइन रेडिली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब इस हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रेडिली जुड़ सकता है, और जुड़ के क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है, जो इजीली ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इसी के वजह से आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आरबीसी क्या करता है, मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रख पाता ऑक्सीजन को, इजीली रिएक्शन भी करता है और बहुत अनस्टेबल होकर उसको छोड़ भी देता है। इसीलिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगा इससे, और आरबीसी क्या, ब्लड का पार्ट है, तो ब्लड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचेगा और इजीली ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को पकड़ के नहीं रख पाएगा ज्यादातर, वो तो अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये वाला हम लोग समझे कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, कि ये ऑक्सीजन से इजीली जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के जुड़ तो लेगा, लेकिन उसको पकड़ के ज्यादा तक रख नहीं पाएगा, क्योंकि अनस्टेबल होगा। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बाएमिनो हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, वैसे ही बहुत ही स्मॉल अमाउंट तक कार्बन डाइऑक्साइड भी वो कैरी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, वैसे कार्बन मोनोक्साइड सीओ के साथ भी जुड़ सकता है, जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, दिस कट्स डाउन द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन समटाइम्स रिजल्टिंग इन डेथ। तो ऐसा अगर होगा कि कार्बन मोनोक्साइड ब्लड से अगर जुड़ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन क्या ब्लड के अंदर रहता है, तो कार्बन मोनोक्साइड को इजीली कंपाउंड बना के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर कंपाउंड एक बार फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको उसमें रुकावट पैदा कर सकता है, और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। इतना डेंजरस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कि कभी भी मतलब बर्निंग फर्नेस के सामने, मतलब घर में अगर बर्निंग कुछ फर्नेस है या कुछ जलाए हुए हो, तो एकदम क्लोज करके, रूम को एकदम क्लोज करके, मतलब नींद मत जाओ, सोओ मत, क्योंकि अगर वैसा होगा तो अगर कुछ बर्न कर रहा है तो वहां से कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा, और तुम तो सोए हुए हो, नींद में हो, तो पता नहीं चलेगा, तो कार्बन मोनोक्साइड निकलेगा और वो तुम क्या इनहेल करते रहोगे, तो वो खून में मिक्स होता रहेगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, और तुम्हारा जो ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है, उसको रोक देगा, और धीरे धीरे अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन वाला पार्ट, आया समझ में? इसके बाद तुम लोग का क्या है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो हो गया, इसके बाद है डब्ल्यूबीसी, जिसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। अच्छा, देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको और एक नाम भी है, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको मतलब क्या है, सफेद, ल्यूको मतलब सफेद है, व्हाइट, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल आरबीसी से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। तो यही दो डिफरेंस है आरबीसी से, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट ब्लड सेल जनरली कितना रहता है, जनरली ये रहता है 4000 से लेकर 8000 पर मिलीमीटर स्क्वायर। डब्ल्यूबीसी बॉडी में जो रहता है वो कितना रहता है, ज्यादा नहीं होता है, जनरली 4000 से लेकर 8000 तक पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ ब्लड में रहता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है बुक में, मोस्ट डब्ल्यूबीसीज आर एमोर्बॉइड एंड कैन प्रोड्यूस pseudopodia with which they can squeeze through the walls of the capillaries into tissues, ठीक है। Based on shape and other characteristics of white blood cells are classified into two main categories, granular
और नॉन ग्रेनुलर। मतलब डब्ल्यूबीसी का दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, शेप, कलर और साइज के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। एक को पढ़ेंगे ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, दूसरा होगा नॉन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डिफरेंट टाइप, जस्ट यही पढ़ के रखो और ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेनुलर होता है, दूसरा नॉन ग्रेनुलर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो लिखा हुआ है ऑरिजिन ऑफ डब्ल्यूबीसी, कहाँ से डब्ल्यूबीसी आया है, ऑरिजिन एंड लाइफ। डब्ल्यूबीसी का ऑरिजिन एंड लाइफ देखो लिखा हुआ है, द डब्ल्यूबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इवन लीवर एंड द स्प्लीन। तो ये सब ऑरिजिन है, यहाँ से डब्ल्यूबीसी मिलता है। क्या क्या ऑरिजिन पढ़े हम लोग, रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभार लीवर, स्प्लीन, ये चारों ऑरिजिन है जहां से डब्ल्यूबीसी ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, देयर एवरेज लाइफ इज अबाउट 2 वीक्स। देखो लाइफ भी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन कब होता है, 2 हफ्ता, मतलब 14 दिन। ठीक है, अच्छा, द न्यूट्रोफिल्स लाइव फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स एंड अबाउट 1.25 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे। ये जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑरिजिन पढ़ोगे डब्ल्यूबीसी का, जो लिवर है, स्प्लीन है, रेड बोन मैरो है और लिम्फ नोड है, ये ऑरिजिन है। और लाइफ स्पेन क्या है, 2 हफ्ता। ठीक है, बस, और जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है डब्ल्यूबीसी का। मेन फंक्शन तो प्रोटेक्ट करना, हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का तो मेन जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इस डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है। देखो, मेन जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट करना, बॉडी को डिफेंस करना, खुद को डिफेंस करना, बॉडी को डिफेंस करना एक्सटर्नल थ्रेट से। तो ये कैसे करता है, पहला वाला जो पॉइंट है वो है फैगोसाइटोसिस। ये क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है, देखो, देर इज अ प्रोसेस इन विच मोस्ट डब्ल्यूबीसीज एंड पर्टिकुलरली द न्यूट्रोफिल्स engulf particle like solid substances, especially bacteria. This is a defensive mechanism against disease germs, and abnormal increase in WBC count up to about 50,000 or more per cubic millimeter indicates some infection in the body. मतलब जब एक्सटर्नल बैक्टीरिया हम लोगों का बॉडी को अटैक करता है, तब डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको खा लेता है। उस एक्सटर्नल बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी क्या खा जाएगा, खा के खुद मर जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉडी को बचा लेगा। तो इस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में। इस प्रोसेस को ही फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, नॉर्मली डब्ल्यूबीसी हम लोग का बॉडी में क्या रहता है, 4000 से लेकर 8000, ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है बॉडी का। लेकिन इस केस में जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा बॉडी में, तब ब्लड टेस्ट जब करवाओगे तब देखना कि उसमें लिखा रहेगा कि ये जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का नंबर है ये तब उतना नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 50,000 हो जाएगा पर मिलीमीटर स्क्वायर। तब उस टेस्ट को देख के हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है। नहीं तो बॉडी का जो डब्ल्यूबीसी है इतना बढ़ कैसे गया, डब्ल्यूबीसी इतना बढ़ गया मतलब क्या, बाहर से कोई थ्रेट का इन्फेक्शन बॉडी को हुआ है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसी ज़्यादा नंबर में बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या बोले। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फैगोसाइटोसिस। दूसरा जो है वो है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन ये भी काम करता है डब्ल्यूबीसी। ये कैसे करता है, देखो बुक में लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू इंजुरी एंड टू लोकलाइज्ड इन्वेशन ऑफ जर्म्स। मतलब बॉडी में जब कोई इंजुरी होता है, कोई मतलब जर्म्स वगैरह घुस जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। मतलब जब बॉडी के अंदर कुछ एक्सटर्नल एजेंट, कोई तुम्हारा माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह घुस गया तो इन्फेक्शन कर लेता है वो। बॉडी का जो सेल है, जो टिश्यूज है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, रिएक्शन होता है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि जब भी बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट बॉडी का हमला करेगा तो हम लोगों का जो डब्ल्यूबीसी है वो पहले दौड़ के जाएगा डिफेंस करने के लिए बॉडी को। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों में आपस में क्या मुठभेड़ हो जाता है, एक्सटर्नल एजेंट और बॉडी का खुद इम्यूनिटी सिस्टम। तो रिएक्शन होता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, द इन्फ्लेम्ड स्पॉट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज्ड लोकल हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एटसेट्रा। मतलब जहां पे ये इन्फ्लेमेशन होगा, जहां पे वो मुठभेड़ होगा, उस जो हिस्सा है वहां पे क्या तुम्हें पेन महसूस होगा, जो स्किन का कलर है वो रेड हो सकता है, बहुत खुजली हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकता है, पस निकल सकता है। मतलब तुम्हारा बॉडी क्या इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, इसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अच्छा,
तो इन्फ्लेमेशन समझ में आया कि किसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या इन्फ्लेमेशन करके, इन्फ्लेमेशन मतलब भी क्या, व्हाइट ब्लड सेल उस एक्सटर्नल एजेंट से मुठभेड़ कर रहा है, तुम्हें बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी WBC क्या कर सकता है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तीसरा कैसे WBC प्रोटेक्ट करेगा? तीसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज करके भी, फॉर्मेशन करके भी प्रोटेक्ट कर सकता है। देखो लिखा हुआ है द WBCs प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स। मतलब WBC क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है। जैसे हम लोग का जब बुखार होता है हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, है ना। तो पैरासीटामोल क्या, एक टैबलेट है, मेडिसिन है, जो भी एक केमिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। मतलब बॉडी के अंदर जाके वो क्या करेगा, WBC का मदद करेगा ताकि जो हम लोग का फीवर है, ठीक है, वो घट जाए, हम लोग का बॉडी पूरा एकदम नॉर्मल हो जाए, है ना। तो यही एंटीबॉडी का मेन काम है। WBC क्या करता है, खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। मतलब केमिकल एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यूस कर सकता है, जो जाके वो एक्सटर्नल एजेंट से मुठभेड़ करेगा ताकि तुम लोग का, हम लोग का जो बॉडी है वो बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाए, ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर ना हो पाएगा फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तब दवाई मिलेगा। तो यही काम है, यही बेसिकली है एंटीबॉडी। इसका मेन काम है न्यूट्रलाइज करना जर्म्स को। अच्छा, और द पॉइजनस फ्रॉम देम, introducing weakened germs or germ substances, vaccines during vaccination stimulates formation of particular antibodies which at a later period would destroy the particular disease causing germs if they enter into the body। मतलब पहले व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, करके जर्म्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर हो गया, न्यूट्रलाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बाहर से एक्सटर्नल कुछ दवाई देने का जरूरत होगा। जैसे कि वैक्सीन हो गया, वैक्सीन का काम क्या है, वो तुम्हारा बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, जो व्हाइट ब्लड सेल का जो पावर है, उसको बढ़ा देगा। मतलब नॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल क्या 4000 to 8000 मिलीमीटर स्क्वायर रहता है बॉडी में। जब बाहर से वैक्सीन लगाओगे या कोई मेडिसिन दोगे, तब व्हाइट ब्लड सेल क्या इतना नहीं रहेगा, और बढ़ जाएगा, ताकि और अच्छी तरीके से वो इन्फेक्शन से लड़ पाए। समझ में आ रहा है? तो बॉडी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हेल्थ पहले जैसा हो जाएगा। तो यही बेसिकली मेन काम है, ये तीनों प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये तीनों के प्रोसेस से जो व्हाइट ब्लड सेल है, जो WBC, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग RBC डिस्कशन कर लिए, WBC डिस्कशन कर लिए, ब्लड का दो चीज था, और एक तो चीज था वो है तुम्हारा ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो ब्लड का कॉम्पोजिशन हो जाएगा, उसके बाद डिस्कशन आगे जैसे चलेगा चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।